आज अपनी भूगोल की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। इसके पहले के वीडियो दिए जा चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इससे क्वेश्चन कन्फर्म होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अपवाह तंत्र से अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में जल प्रवाह के लिए नदियों का तंत्र से है। इसके अंतर्गत मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल की दिशा प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। तो ये हो गया अपवाह तंत्र होता क्या है। कि अपवाह तंत्र क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र में जल का प्रवाह नदियों को एक तंत्र बन जाता है, मतलब। और इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे गंगा है, गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, यमुना की कई सहायक नदियाँ। तो एक जाल बना रही हैं अपना, है ना। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, और ये वाहिकाओं का जाल जो होता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। आगे देखते हैं, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो नदी द्रोणी कहा जाता है। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, देखिए। स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना। अब देखिए, अपवाह प्रतिरूप क्या है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां जो कि हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका कैसा है, अब जो अपवाह प्रतिरूप कैसा है, वृक्षाकार है। और आर्य अपवाह प्रतिरूप की नदियां कौन सी हैं, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं कौन सी हैं, नर्मदा हो गई और सोन हो गई। नीलगिरी और पिथौरागढ़ के पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, तो वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाते हैं। पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, तो समांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। झील या गर्त में विसर्जित नदियों कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, तो अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। विंध्य की पहाड़ियों व पलामू क्षेत्र की नदियों किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। ये जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती हैं, मतलब जब मुख्य नदियां हैं एक दूसरे के समांतर बराबर बह रही हैं और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं, तो जाली नुपमा अपवाह तंत्र कहते हैं। तो देखिए, जाली बन ही जाएगी अगर जो, जैसे देख लीजिए, जैसे दो नदियां बह रही हैं और कुछ नदियां समकोण पे ऐसे मिल रही हैं, तो जाली नुमा देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। आगे देखते हैं हम, उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा जाता है, तो दो अपवाह तंत्र होंगे। एक हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं कहलाती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं, तो परवर्ती नदियां कहते हैं। दिहांग, दिवांग, लोहित नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, तो क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। कौन, दिहांग है, दिवांग है और लोहित नदियां क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज किस प्रकार की नदियों के उदाहरण हैं, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ये वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, तो पूर्वरोपित नदियां कहलाती हैं। स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बानस किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, तो पूर्व रोपित नदियों के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ढाल का अनुसरण नहीं करती, स्थल खंड के ढाल का अनुसरण ये नदियां नहीं करती। आगे देखते हैं, छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिम घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जा गिरती हैं, तो किसका उदाहरण है, समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, देखते हैं। हिमालयी नदियां बारहमासी क्यों होती हैं, इन्हें जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से होती है। मतलब एक तो जहाँ से आ रही हैं, कहाँ से, हिमालय से आ रही हैं, मतलब हिम के पिघलने से हो रही, तो उसमें हिम तो बराबर पिघलेगा और पिघलेगा तो वहाँ से जल मिलता रहेगा। और दूसरा कारण क्या होता है, जो वर्षा का जल होता है वो भी नदियों में भरपूर मात्रा में होता है। हिमालयी नदियों की विशेषताएं समझ लीजिए, क्या है, पर्वत, देखिए क्या है, पर्वतीय भाग में गॉर्ज
वी आकार की घाटियाँ। फिर देखिए क्षिप्रकाएँ जलप्रपात की घाटियों का निर्माण करती हैं तथा मैदानी भाग में समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, विसर्पी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये कौन? हिमालयी नदियाँ। अब देखिए सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देख लेते हैं। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सिंधु है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के कैलाश श्रेणी के बोखरचू हिमनद। तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती है? तो दमचोक या लेह, लेह से यह भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कितनी है, टोटल कितनी है और भारत में कितनी है? भारत में कितनी है? 1114 है और टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी के दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो काबुल मिलती है। दाहिने तरफ समझिए, देखिए ये बहाव है उसका, तो दाहिने तरफ से जो मिलेगी तो इधर से, है ना। तो काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, बोआ और संगर, ये जो है नदियाँ इसके दाहिने तरफ से मिलेंगी। किसमें? सिंधु नदी से। सिंधु नदी के बाएं तरफ से कौन कौन मिलेंगी? अब बाएं तरफ से जास्कर होगी, सिंगार हो गई, पंचनद हो गई, ये बाईं ओर से मिलेंगे। अब देखिए जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण से ही अनुक्रम क्या है? श्योक पहले आती है, उत्तर से दक्षिण श्योक हो गई, फिर जास्कर, स्पीति और सतलज, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है नदियों का। पहले श्योक, फिर जास्कर, स्पीति फिर सतलज। कैसे कैसे नदियों का क्रम है देखिए यहाँ पर। सिंधु नदी, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। आगे यहाँ पे देखिए ये गंगा है, यहाँ यमुना नदी है, और बाकी ये शारदा नदी, गोमती, घाघरा और गंडक, सोन नदी, ये जो है देखिए इनका मिलने का भी तरीका देख लीजिए कैसे कैसे मिले। और ये जाके जो है यहाँ पे यमुना की नदी है, चंबल हो गई, सिंध हो गई, और यहाँ देखिए केन नदी हो गई। तो ये जो है इसमें मिल रहे हैं, किसमें? यमुना में मिल रहे हैं। और ये जो है आगे यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, गंगा फिर आगे यहाँ पे सोन नदी हो गई, तो ये गंगा यहाँ पे कोसी भी मिल गई। तो ये गंगा का वह क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। आगे देखिए यहाँ पर साबरमती नदी, लूनी नदी जो है कि कच्छकरण में विलुप्त हो जाती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नर्मदा जो कि एक लगभग समांतर बहती है। फिर आगे देखिए कहाँ और नदियाँ देख लीजिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा, कावेरी और महानदी, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। मिलकर सिंधु नदी से कहाँ संगम बनाती है? तो मिथनकोट, पाकिस्तान में। पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये पंचनद की नदियाँ हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाहिने तट पर अवस्थित है सिंधु के, यानी कि सिंधु के इधर, है ना। लेह सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल उपयोग करेगा? 20%। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं झेलम नदी, जिसे विशेषता भी बोलते हैं, विशेषता। प्रमुख दोआब देख लिए, सिंधु सागर दोआब सिंधु और तथा झेलम के मध्य है। चाज दोआब झेलम और चिनाब के मध्य है। रेचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य है। बारी दोआब व्यास और रावी के मध्य है। और दिस्ता सागर दोआब व्यास और सतलज के मध्य। फिर से देखिए, सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम के मध्य हो गया। चाज दोआब झेलम और चिनाब के बीच में हो गया। फिर रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में हो गया। और बारी दोआब क्या है? देखिए बारी का याद करने का तरीका देखिए, बारी व्यास और इसका रा ले लीजिए, बारी दोआब हो गया, है ना। रचना में भी देखिए रे और चिनाब का ये हो गया। झेलम का भी देखिए चाज, याद आसानी रहेगा, है ना। और सिंधु का तो आप जान ही रहे हैं, बारी का हो गया। और बिस्त का भी यही है, व्यास और सतलज के मध्य हो गया, है ना। तो इसको याद करने का तरीका है कि पहला पहला अच्छा से मैच कर लीजिए, मिलता जुलता रहेगा। आगे झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? वेरीनाग के निकट शेषनाग झील।
वूलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण हुआ। तुलबुल और उसकी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? तो झेलम नदी पर। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो झेलम नदी करती है मुजफ्फराबाद से मीरपुर भारत पाक सीमा का निर्धारण। बांसमंगल क्या है? पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी को कहते हैं बांसमंगल। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती है? तो झंग के पास। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती है? झंग के पास। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की है। करेवा घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में। यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी है। अब आते हैं दूसरी नदी हमारी क्या है? चेनाब नदी, जिसे अस्किनी बोलते हैं। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा। चेनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। बड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो चंद्र और भागा का। इन दोनों नदियों को मिलने से चेनाब की उत्पत्ति होती है। देखिए, बड़ा लाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? चंद्रा और भागा का, और इन दोनों को मिलने से चेनाब नदी बनती है। चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? 21,808 वर्ग किलोमीटर, जो कि है कुल कितना है? 29,050। चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है? 1180 वर्ग किलोमीटर। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजना है बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना, दुलहस्ती। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती चेनाब पर है। दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चेनाब पे बनाया जा रहा है। पुरुषणी कहते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा जिला है। रावी नदी निर्मित प्रमुख परियोजनाएं देख लिए। चमेरा थीन, जिसे रणजीत सागर है, और शाहपुर कंडी बांध परियोजना प्रस्तावित है। रावी और चेनाब का संगम कहाँ है? सराय सिंधु पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है रावी नदी। अब व्यास नदी, जिसे विपाशा बोलते हैं, देखते हैं क्या है विपाशा के बारे में। व्यास नदी का उद्गम स्थल व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा है। कुल्लू घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है व्यास नदी। धौलाधार श्रेणी से काती और लागरी में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है? तो व्यास नदी। व्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तालवाड़ा, होशियारपुर जिला। हरी हरेक नामक स्थान पर व्यास किस नदी से मिल जाती है? तो सतलुज से मिल जाती है। आगे देखते हैं। हरेक बैरज से कौन सी नहर बनती है? तो इंदिरा नहर। सतलज और व्यास का जो मिलन स्थल है ना, तो वहीं से ही हरेक बैरज निकलेगा और इंदिरा नहर निकलती है। पंचनद की एकमात्र नदी इसका प्रवाह केवल भारत में है, तो व्यास का है। अब आगे देखिए, सतलज नदी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राक्षसताल झील, तिब्बत का पठार। सिंधु नदी के समांतर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? सतलज है। सतलज नदी भारत में किस जगह पर प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस इस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर स्थित है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो सतलज नदी। फिरोजपुर से फजलिका पंजाब के बीच भारत पाक सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो सतलज नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल च्यांगयुंगडुंग हिमनी और मानसरोवर झील। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो यारलुंग का अर्थ क्या होता है? तो युद्ध शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र का स्थानीय नाम क्या है? दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम और जमुना बांग्लादेश में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। दिहांग नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र और जमुना बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी माजुली। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? तो ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? 891 है, 891 किलोमीटर। आगे देखते हैं।
माजुली नदी द्वीप किस वर्ष भारत की नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया था? तो 2016 में घोषित किया गया था। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? तो गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है असम में ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामोंग, मानस, धनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, पुंथीमारी, संकोश इत्यादि। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां देख लेते हैं। सुबनसिरी, कुमांग, मानस, अमो, संकेश, तिस्ता। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोश, तिस्ता। और बाएं तट की नदियां देखिए, ये दाएं तट की थी। बाएं तट की दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिल, मेघना, बराक। लोहित नदी का उपनाम जानते हैं? खूनी नदी। बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियां। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो बराक एवं तुईबाई नदी के संगम पर मणिपुर में। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही? तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना। ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती? तो लगभग 200 सेमी। बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तट अपरदन हेतु प्रसिद्ध नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी उत्तर पूर्वी भारत के अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है? कोपली जल विद्युत परियोजना असम में है। कोमांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। अपर लोहित जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। डिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। दम्यों जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड। रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम। आगे देखिए, तुईरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम में। धलेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में। तुईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में। ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने तक बढ़ जाती है? तो क्रमशः 10 मीटर एवं 8 किमी तक। असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो संकोश नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक। संकोश नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भूटान के हिमालय श्रेणी से। अब गंगा का अपवाह तंत्र देखते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी सतोपथ हिमनी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकलकर गंगोत्री, हिमना से निकली भागीरथी, देवप्रयाग में मिलने के बाद में संयुक्त रूप में किस नदी को जन्म देती है? तो गंगा नदी को। तो कौन कौन सी है? अलकनंदा जो कि सतोपथ हिमनी से निकलती है और गोमुख से निकलने वाली गंगोत्री हिमत से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलेंगी। अलकनंदा और भागीरथी। और यहाँ पर बना देंगे कि गंगा नदी को। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां। अब देखिए, यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। बाएं तट से कौन मिल रहे हैं, दाएं तट से कौन मिल रहे हैं, विशेषकर गंगा के लिए। तो गंगा के बाएं तट, गंगा बह रही है ऐसे, तो बाएं तट से इधर से और दाएं तट से इधर से। तो देखिए, अब देखिए गंगा का अपवाह तंत्र, ये गंगा का जो अपवाह है, तो गंगा का अपवाह ऐसे नहीं है। गंगा इस तरह बहेगी ना, गंगा ऐसे बह रही इधर से। गंगा का प्रवाह ऐसे रहेगा, ठीक है। तो बायां इधर हुआ है ना, ये बायां तट हुआ लेफ्ट साइड, और ये दायां हुआ राइट साइड। तो इधर से कौन कौन सी मिलेंगी? बाएं तरफ से मिलेगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बासमती, कोसी, महानंदा। और यमुना, तामस, सोन, टोंस, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल, ये नदियां जो है कैसे मिलेंगी? दाहिने तट से मिलेंगी। गंगा नदी फिर से देख लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, ये बाएं से इधर से मिलेंगी। और दाहिने से कौन मिलेंगी? यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल। गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती, मैदान में आती है। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी के।
भारत की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना में से गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। गंगा नदी में जल प्रवाह का अधिकतम कब होता है? तो अगस्त और सितंबर महीने में होता है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में? झारखंड में, 40 किलोमीटर। गंगा नदी रामगंगा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत में है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25-25 सबसे आसान है याद करना। 25-25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की राज्यवार लंबाई अवरोही क्रम में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल में है 520 किलोमीटर, बिहार में है 405 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 और झारखंड में 40 किलोमीटर। अब देखिए इसमें मिलन स्थल पे कैसे कैसे संगम होता है। संगम देख लीजिए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकानंदा मिल रही हैं, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकानंदा मिल रही हैं, और कर्णप्रयाग में अलकानंदा और पिंडार मिल रही हैं, विष्णुप्रयाग में अलकानंदा और धौलीगंगा मिल रही हैं, नंदप्रयाग में अलकानंदा और मंदाकिनी। यानी कि देवप्रयाग में भागी बा आ, और रुद्रप्रयाग में मा आ, फिर इसमें कर्णप्रयाग में आ आपी, और ये विष्णुप्रयाग में आ धी, और ये अलग इसमें नंदप्रयाग में आ और ना, यानी कि यहाँ पे आ भा मा आपी आदि आना, है ना। ये याद करने का शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हुगली नदी को। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हुगली मेघना नदियों। कोलकाता बंदरगाह किस नदी तट पर स्थित है? तो हुगली नदी तट पर स्थित है। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये है महानदी। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है किसकी सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? तो गंगा नदी से है, प्रयागराज से हल्दिया तक। वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है वितरिका कहलाती है, जैसे कि हुगली नदी। किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? 2008 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा? 2008 में दिया गया। आगे देखते हैं। गंगा एवं यमुना को जीवित मानव का दर्जा किस न्यायालय द्वारा दिया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1986 में। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? तो जून 2014 में। नमामि गंगे परियोजना के उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प। हुगली व भागीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश से ली जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो 28 जिले, बिजनौर से बलिया तक। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा। गंगा नदी को वाटर टावर किसे कहते हैं? तो नेपाल को। अब कथन देखिए और कारण देखिए। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो इसमें कथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों से अशोधित प्रदूषित जल मिलाया जाता है। मतलब जो शहरों का कचरा होता है वो पूरा नालों के थ्रू गंगा में मिल जाता है, इसी कारण ये प्रदूषित हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन को सफाई से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं। गंगा कार्य योजना फर्स्ट एंड सेकंड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। आगे देखते हैं हम।
तंत्रों के मध्य जल विभाजक का कारण क्या है? तो पोटवार पठार। गंगा की सहायक नदियों के साथ संगम स्थल। सहायक नदी संगम स्थल रामगंगा कहाँ? कन्नौज, गोमती, गाजीपुर, सरयू, छपुरा, गंडक, हाजीपुर, यमुना, प्रयागराज, पुनपुन, फुतुह, दामोदर, हावड़ा। हावड़ा में और महानंदा का पश्चिम बंगाल में संगम स्थल है। कोसी भालपुर में मिलती है, सोन पटना में मिलती है। अब यमुना नदी का देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर श्रेणी से। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिमालय और हिंडन। कथन और कारण देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण है यमुना असत वाहिनी नदी है। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। यमुना के बाएं से मिलने वाली नदियां देख लेते हैं। हिंडन है, टोंस है जिसे हिमाचल प्रदेश में, और गिरी, ऋषिकेश, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, सुखर, खदेरी, रिंद, सेंगर, वरुणा। और दाएं जो तट से मिलती हैं, दाएं छोर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भगाइन। सहायक नदी देख लेते हैं। मुख्य नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधार तल कुछ मुख्य नदी से ऊंचा होता है वो सहायक नदी कहलाती है, ट्रिब्यूटरी। लखवार व्यासी बांध उत्तराखंड, ताजेवाजा बैराज बांध हरियाणा का संबंध किस नदी से? तो यमुना नदी से। हाल ही में कौन सी नदी जल में अमोनिया का उच्च स्तर पाया जाने के कारण चर्चा में रही? तो यमुना नदी। सोनीपत जिले के औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण जल के कारण यहाँ क्या हुआ? अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य श्रेणी करती है? तो कैमूर श्रेणी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है दूध टोली श्रेणी, गैरसैंण, कुमायूं हिमालय की गढ़वाल पहाड़ी। रामगंगा नदी का में कहाँ प्रवेश करती है? तो रामगंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? नजीबाबाद, बिजनौर। आगे देखिए, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा नदी की, कन्नौज के निकट। आगे देखते हैं, रामगंगा नदी की लंबाई और अपवाह क्षेत्र कितना है? तो लंबाई है 596 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र है 32,493 वर्ग किलोमीटर। कालागढ़ सिंचाई और जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर है। किस नदी के मध्य परिवर्तन होने के कारण उसके जल का उपयोग सिंचाई कार्यों में अधिक नहीं हो पाता है? तो रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं खोन, गगन, ओरियल, कोसी, देवहा नदी। अब घाघरा या सरयू नदी देख लेते हैं, जो कि कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? तो घाघरा नदी है। कर्णाली नाम से कौन सी नदी नेपाल में जानी जाती है? तो घाघरा नदी। घाघरा नदी को पौराणिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता था? तो सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सरयू नदी रखा गया। राप्ती घाघरा का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बरहज, देवरिया में। गोरखपुर का शोक नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती। इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती नदी। घाघरा की सहायक नदियां सरयू है, शारदा है, राप्ती, छोटी गंडक। अब शारदा देख लेते हैं, काली, जिसे काली नदी भी कहते हैं। भारत, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है। पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो काली नदी पर। शारदा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, किस स्थान पर शुरू की गई है? तो बनवासा, उत्तराखंड। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? तो शारदा नदी से। ईरा नाम से वैदिक काल में कौन सी नदी जानी जाती थी? तो गंडक नदी। शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंडक नदी, गंडकी नदी। मुक्तिनाथ क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो गंडक नदी। गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। बिहार का अशोक नाम से जाने वाली नदी ये भी है कोसी नदी। नमाग परिवर्तन में प्रवृत्ति के कारण पठारी नदियों की विशेषताएं क्या होती है? असत वाहिनी, वर्षा द्वारा जलापूर्ति, मध्यम ढाल, उथली घाटी, चौड़ी घाटी, अध्यारोपित नदियां, आग्नेय चट्टानों का अपरदन। अन्य प्रमुख नदियां देख लेते हैं। हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिमी बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी।
धनबाद और दुर्गापुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे। भारत की पहली 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर। अय्यर बांध, बरमो बांध, पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। हिमालय की नदियों की विशेषताएं क्या है? सततवाहिनी है, हिमनी द्वारा जलापूर्ति होती है, तीव्र ढाल है, गहरी घाटी है, पतली घाटी है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, मुलायम पत्थरों का अपर्दन होता है। कोनर बांध व बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्रमशः कोनर नदी एवं बोकारो नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, कौन है? महानंदा नदी। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो सोन नदी है। कन्हार, रिहंद और उत्तरी कोयल नदियां किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। कौन है? कन्हार, रिहंद और उत्तरी कोयल, ये कहाँ के? सोन नदी की सहायक नदियां हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। थल आलमगीर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हिंडन नदी के। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का संबंध किस नदी से? तो रिहंद नदी से। जल प्रवाह के आयतन की माप का मात्रक है क्यूसेक, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो चंबल नदी। उत्खात भूमि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बीहड़। चंबल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। महाराणा प्रताप और जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी। कोसी परियोजना का संबंध है नेपाल और भारत और नेपाल से है, और भारत जहाँ कहाँ? बिहार में। गंडक परियोजना का संबंध कहाँ है? तो गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। आगे जो है इसका वीडियो में हम कौन से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, जो कि होगा हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए, तो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें।